नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इन दिनों तालिबान को लेकर चर्चा पूरी देश और दुनिया में है और भारत में तो कुछ ज्यादा ही है। अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान बैठ चुका है और वहां की सरकार भाग चुकी है। उसके बाद हमारे जैसे देश यानी भारत में जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है और जैसी की उम्मीद थी, लोग अपने अपने तरह से रिएक्ट भी कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी ये है कि जानना कि असल में वहां क्या हुआ। एक सजग नागरिक होने के नाते भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए, आम नागरिकों की समझदारी से यह क्या है, क्या यह साम्राज्यवाद के खिलाफ कोई फतह है या फिर कट्टरपंथ की नई शुरुआत है और उसको उसका और ताकतवर हो जाना है। तो बातचीत की शुरुआत धनंजय जी आपसे, कि जो कुछ भी हुआ है 3-4 दिन पहले अफगानिस्तान में, उसकी पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या? देखिए, पहली प्रतिक्रिया है कि अमेरिका की ये विफलता है। सबसे पहली प्रतिक्रिया, अगर इसको पूरा देखा जाए तो जिस प्रकार वो 2001 में आए थे, वो सिर्फ ये कह के नहीं आए थे कि उनको ओसामा बिन लादेन को हटाना है, जो अभी प्रेसिडेंट बाइडेन कह रहे हैं कि हमारी जीत मुकम्मल उसी दिन हो गई जिस दिन हमने ओसामा बिन लादेन को मार दिया। उन्होंने अफगान की जनता के साथ एक प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस ये था कि वो एक प्रगतिशील, विकासशील देश का भी निर्माण करेंगे, मदद करेंगे। अब सवाल ये कि अफगानिस्तान में जो 2001 के पहले चीजें घट रही थी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए भी वो अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि जब सोवियत यूनियन की सेना वहां पर घुसी अफगानिस्तान में 1979 के, तो अमेरिका को लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। जिस तरीके से शीत युद्ध के दौरान उनकी वियतनाम में हार हुई, वो सोवियत संघ के लिए अफगानिस्तान को वियतनाम बना देंगे, जो बहुत हद तक सही भी कहा जा सकता है। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ ने वहां से अपनी सेना वापस बुलाई, अमेरिका ने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, अफगानिस्तान को। और ये पूरी तरह से वो भूल गए कि दुनिया भर के जो रेडिकल एलिमेंट्स थे, जो उन्होंने इकट्ठा किए थे ये कह के कि इनफिडल्स, सोवियत यूनियन यहाँ पर है, ये धर्म को नहीं मानते, इनके खिलाफ हमारी जंग है, वो सारे एलिमेंट्स को अफगानिस्तान में छोड़ करके भाग गए, अमेरिका भी। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर एक गृह युद्ध चढ़ा बहुत लंबे समय तक। तालिबान उस गृह युद्ध से निकला हुआ एक संगठन है। तो ये जो तमाम चीजें हुई है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल अमेरिका का रहा है। और जिस तरीके से, क्योंकि पिछले एक साल का अगर आप समय देखें तो 2019 से उन्होंने पीस प्रोसेस शुरू किया। पीस प्रोसेस में लोगों को उम्मीदें थी, ये लोग शांति वहां पे चाहते थे, वो ये समझ रहे थे कि चलिए अब तालिबान से कुछ बातचीत होगी, कुछ सार्थक बातचीत होगी, कुछ सरकार का नया तरीके की सरकार गठित होगी और मामला इस तरीके से नहीं होगा कि कोई गन लेकर के काबुल में इंटर करेगा, सरकार भाग जाएगी, लोगों को पता नहीं होगा कि अब उनको क्या करना है, नहीं करना है। तो ये जो पीस प्रोसेस है, जिसमें कि लगातार अफगानिस्तान की सरकार, हालांकि अफगानिस्तान की सरकार पर भी बहुत सारे प्रश्न हैं, इतना आसानी से आप उनको नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल पाक साफ रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन ये जिस प्रकार से ये तमाम चीजें हुई, वो सिर्फ ये दर्शाती है कि अमेरिका 20 सालों से यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से परेशान हो गया था। वो जो अचीव करना चाहते थे वो अचीव नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए सबसे अच्छा रूट था कि वो यहाँ से भाग जाए और उन्होंने अपने आप को बोला कि इस तारीख को हम यहाँ से चले जाएंगे। और इन्हीं तमाम चीजों का फायदा उठाते हुए तालिबान अंदर घुसा। तालिबान को कोई रजिस्टर करने वाला नहीं था। ये बताइए कि पिछले 20 सालों में, जबकि पीस प्रोसेस भी आप बता रहे 1 साल से चल रहा था, उसके अलावा पिछले 20 वर्षों में अमेरिका मौजूद था, वहां सरकार चुनी गई, वहां सरकार के मुखिया बनाए गए, सब कुछ हुआ, लोकतंत्र की बहाली हो गई। तो इस बीच इतना ताकतवर कैसे बन गया तालिबान की वह सत्ता पर ही काबिज हो गया? क्या वहां की सरकार और अमेरिका इस बात को नहीं जान पाए या फिर जान के भी कुछ कर नहीं सकते थे? स्थितियां ऐसी क्रिएट होने लगी, कट्टरपंथी जो भी है वह इतने ताकतवर थे जनता के बीच में कि वह फिर से सत्ता पर बैठ हुआ क्या? नहीं, अमेरिका को पूरा पता था। पाकिस्तान लगातार तालिबान को सपोर्ट कर रहा था। सारे ये जो लोग आज आप लीडर्स हैं तालिबान के, पाकिस्तान के अंदर थे। ये तमाम चीजें पता थी। लेकिन सवाल है कि सरकार आपने कैसी बनाई? क्या वो सरकार रियल डेमोक्रेटिक प्रोसेस से निकल के आई थी? ये भी एक प्रश्न है। वहां पर सरकार के ऊपर करप्शन के बहुत चार्जेस थे।
क्या वो जनता के बीच में एक पॉपुलर सरकार थी जो अफगानिस्तान के अंदर थी? वो एक पपेट रजीम मानी जाती थी। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये था कि जो पैसे आ रहे हैं वो इन्हीं के बीच में बढ़ जा रहे हैं, वो हम तक नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए जिनको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन सरकार के लेजिटिमेसी पे एक क्वेश्चन मार्क तो डेफिनेटली था। अमेरिका को पूर्णतया पता था कि तालिबान वहां पर रिग्रुप्ड है और वहां से ऑपरेट कर रहा है, बार बार आ रहा है, जा रहा है। तीसरा जो अहम बात है, जो अभी कहा जा रहा है कि क्या सरकार इतना आसान कैसे हो गया? इतना आसान इसलिए हो गया क्योंकि कोई भी एक अफगानिस्तान के अंदर एक गृह युद्ध की एक इतिहास रहा है। इतना आसान इसलिए क्योंकि जो सरकार अमेरिका ने बनाई थी उसकी लेजिटिमेसी को लेकर के भी बहुत सारे प्रश्न अफगानिस्तान के जनता के बीच में रहे हैं। मतलब उस पर भरोसा और उस पर विश्वसनीयता का संकट लगातार बना रहा है और उसकी वजह से की तरह बनी रही। जी, पपेट रजीम, अमेरिका की पपेट रजीम। तो अगर ये अमेरिका के पपेट थे तो चलिए थोड़ी बात को आगे बढ़ाते हैं, रवि से थोड़ी और जानकारी लेते हैं, उनसे भी उनकी राय जानते हैं कि रवि, जो कुछ भी अभी दिखाई दे रहा है यह पहले से भी ज्यादा ताकतवर दिख रहे हैं। सड़कों पर बंदूक लेकर चलने लगे। आप लोग शांति कार्यकर्ता हैं, आप मानते होंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से किसी मुल्क में चलना चाहिए था। भारत में भी उसको लेकर कई तरह की बहसें हैं। एक तरफ समाज का एक तबका, एक हिस्सा कह रहा है कि देखो जीता ऐसे जाता है, लड़ा ऐसे जाता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश को उसने धूल चटा दी या भगा दिया या खदेड़ दिया या वियतनाम बना दिया। दूसरा तबका ये है जो कहता है देखो जी ये तो ऐसे होते ही है, कट्टरपंथी होते ही। इस बीच भारत जैसे देशों पर इस तरह के कट्टरपंथ का एक असर तो सीधा दिखता है कि नशाखोरी बढ़ जाएगी भारत में, कल हमारे यहाँ रिपोर्ट है। लेकिन हथियार और जिस तरह के मूल्य ये मानते हैं तालिबानी स्कूलों कॉलेजों से लेकर सामाजिक सहिष्णुता का, उसका व्यापक असर क्या होगा? देखिए अजय जी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और मानवाधिकारों का हम लोग समर्थन करते हैं और अभी अफगानिस्तान से जिस तरह के वीडियोस, जिस तरह के चित्र आ रहे हैं वो वास्तव में बहुत ही भयानक भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए शर्मनाक है। जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि किस तरह एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ जो है वो जमा हो गई, लोग इवन प्लेन पर चढ़ गए और कुछ लोग उस पर से गिर भी गए और वो अपनी जान गंवा बैठे। तो ये चित्र कोई साधारण चित्र नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर कहा जाए कि सदी के सबसे शर्मनाक जो घटना हम कह सकते हैं और मानवीय मूल्यों की जो शर्मनाक घटना है कि लोगों के अंदर क्या इतना डर, इतना खौफ है इस तालिबान से जो वहां की सरकार पर कब्जा कर रहा है और लोग वहां से किसी भी तरह से निकलना चाह रहे हैं। पिछले सालों में जो कुछ हुआ वहां की सरकार में, जाहिर सी बात है कि जैसा धनंजय ने बताया कि अमेरिका का वहां पर पूरा रहा, अमेरिकन फोर्सेस वहां पे डिप्लॉयड थी और उसके जरिए वहां शांति बहाली की कोशिशें की गई। इन कोशिशों के दौरान जो भी हुआ, लेकिन उसमें कुछ सकारात्मक परिणाम तो मिले। ये भी हुआ कि वहां पर अगर आप देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी की ही खाली आप बात कर लीजिए तो 2008 में 28% रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी थी, जो कि 2018 में वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 98% इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई। इसी तरह विभिन्न देश हैं और अफगानिस्तान तो दक्षिण एशियाई बिरादरी का एक सदस्य है और इस सदस्य के रूप में अगर भारत की उसमें भूमिका देखी जाए तो भारत ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अफगानिस्तान में और वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ व्यावसायिक पर्पज से नहीं किया गया है, वो इन्वेस्टमेंट इस उद्देश्य के साथ किया गया है कि वो दक्षिण एशियाई बिरादरी का एक सदस्य है। तो हमारे एक मानवीय उद्देश्य है, हमारा एक ड्यूटी है, एक कर्तव्य है कि हम उसको खड़ा होने में, उसको सबल करने में अपना योगदान करें। भारत जो है वो लार्जेस्ट डोनर्स में से एक है और लगभग $3 बिलियन का सपोर्ट जो है वो भारत ने अभी तक उसमें अफगानिस्तान में प्रोवाइड किया है, चाहे वो 200 से अधिक स्कूलों की बात हो या पावर प्लांट्स की बात हो या पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात हो, अस्पतालों की बात हो। बहुत अच्छे अच्छे अस्पताल, काबुल में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है जो कि भारत द्वारा सहायतित है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें भारत की भूमिका है और
भारत में बहुत सारे अफगान के विद्यार्थी हैं, अफगानिस्तान के, जो भारत में पढ़ रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। भारत ने पहले भी अफगान के शरणार्थियों को मौका दिया है यहाँ आने का, रहने का, उनको सबलता प्रदान करने का। और ये कोई व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया गया, ये इसीलिए किया गया क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है, एक गरिमा है और एक मानवीय मूल्य है। इस आधार पर किया गया और इसीलिए ये विचलित होने का एक कारण है सभी भारतीयों का। अब जो बात आप कह रहे हैं वो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसी देश में जहां की हम इतने ज्यादा कंसर्न्ड हैं, इतने संवेदनशील हैं अफगानिस्तान के मुद्दे पर कि कैसे कोई तालिबानी सरकार, कैसे कोई एक्सट्रीमिज्म वाली सरकार या धार्मिक कट्टरपन वाली सरकार वहां पर कब्जा कर रही है, लोग परेशान हैं। और दूसरी तरफ हम देश के अंदर लोगों को दो ध्रुवों में बटा हुआ देख रहे हैं। एक वो लोग जो सिर्फ अमेरिका की मुखालफत करने के लिए या तालिबानी सरकार को इस्लाम से प्रायोजित होने के कारण उसको समर्थन देने के लिए उसका समर्थन करते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अतिवादी हिंदुत्ववादी ताकतें जो शायद यह दिखाना चाह रही हैं कि तालिबान चूंकि इस्लाम का कट्टरपन है, इसलिए वो कट्टरपन आपके देश के अंदर भी हो सकता है और आपके लिए घातक हो सकता है। तो ये जो पक्ष हैं ये अपने आप में शर्मनाक पक्ष हैं, हमारे देश के जो आंतरिक माहौल है उसके लिए शर्मनाक हैं। और इस तरह से जो लोग हैं उनको इस बात के प्रति कम से कम संवेदनशील होना चाहिए कि वो जो ये बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, वो गलत हैं। और हमें हर हाल में जो वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो मानवीय मूल्य हैं, हमें उसका ही समर्थन करना होगा। और हमें किसी भी तरह से कोई धार्मिक कट्टरता या अन्य किसी माध्यम को या किसी मिलिट्री रिजाइम को या किसी वायलेंट फोर्सेस को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो ये हमारे अपने लिए भी घातक है और हमारे जो मूल्य हैं उसके लिए भी घातक है। ठीक बात है। राम मोहन जी हमारे साथ अगले बातचीत के लिए हैं। राम मोहन जी, एक बात कही रवि ने कि कई सारे लोग अमेरिकी साम्राज्यवाद को शिकस्त देने की वजह से भी तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। ये देखा भी जा रहा है, यह कहा भी जा रहा है कि साम्राज्यवादी ताकतों से लड़ने का एक बड़ा जरिया है। मुझे याद है एक वामपंथी नेता से मैं इंटरव्यू कर रहा था तो वो कह रहे थे, एक समय में पुरानी बात है कि उसामा बिन लादेन भी एक तरह का रेवोल्यूशनरी रहा है। तो खैर ये एक दिगर बात है, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि इस बात से कितना आप वाकिफ रखते हैं, कितना वास्ता रखते हैं, सहमति रखते हैं कि तालिबान जो है वो अमेरिकी साम्राज्यवाद को एक ठोकर देने वाली ताकत है। साम्राज्यवाद का अगर मुकाबला किन्हीं जिहादी सांप्रदायिक कट्टरपंथियों से करना चाहते हो जी, तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम इस बात को समझ लें कि पंडित नेहरू ने तो बहुत पहले कहा था कि भारत में सांप्रदायिकता का नाम फासिज्म है। जब वो इस बात को कह रहे थे तो वो कट्टरपंथियों के खिलाफ एक बड़े सशक्त आवाज को उठा रहे थे। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई इस तरह से कह रहा है कि साम्राज्यवाद का मुकाबला इन कट्टरपंथियों से कराएंगे तो ये बात बिल्कुल ही बचकानी है और इसका हम समर्थन नहीं करते। दूसरी बात, आपने वार्ता शुरू करते ही कहा था कि अफगानी सरकार भाग गई। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि अफगानी सरकार नहीं भागी, अमेरिका भाग गया। अफगानी सरकार तो आखिरी दम तक, रवि ने बहुत अच्छी बातें आपके सामने रखी कि किस तरह से गांव-गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, किस तरह से एजुकेशन का काम हुआ, किस तरह से हॉस्पिटल का काम हुआ, हेल्थ के बारे में काम हुआ। अरशद गनी तो लास्ट तक विश्व समुदाय के देशों को बार बार कह रहे हैं कि भाई मेरी मदद करो। आप उससे सहमत है नहीं सहमत है वो अलग बात है, वो अमेरिका का पपेट है या किसका पपेट है उसको छोड़िए, पर बात वो कह रहे हैं। कोई नहीं आया, कोई भी तो नहीं आया। तो ऐसे समय में लेकिन वहां अमेरिकी सेना तो सरकार के साथ ही खड़ी थी ना, उसी के बचाव में खड़ी थी। मैं उसी को कह रहा हूँ कि ये गनी बाद में भागा है, उससे पहले तो अमेरिका वहां से भाग गया, जान बचाकर भाग गया। दूसरा, मैं समझता हूँ कि भारत की जो पहल स्थिति होनी चाहिए थी उसमें नाकामयाबी रही। भारत सरकार अपने उस रूप को जो उनको दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखा पाई, असफल रही। और आप इसका ये अभी जैसे रवि ने भी कहा कि
रवि ने भी इस बात को रखा कि किस तरह से वहां हमारी मदद है, भारतीय निवेश लगा हुआ है, उसकी सुरक्षा के लिए भी भारत सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। और भारत सरकार इस तरह से चुप्पी साधे हुई है कि उससे बहुत ही शर्म लगती है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो ये सवाल उठ रहे हैं, जो अतिवादी लोग उठा रहे हैं, दोनों तरह के सवाल उठा रहे हैं, और हमारे दोस्त उसको इस रूप में भी कह रहे हैं कि संघी और मुसंघी जो दोनों तरह के अतिवादी तत्व हैं, वो अफगानिस्तान को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो उससे भी हमें ये कहना चाहिए कि अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में का और दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। और संत विनोबा भावे ने लगभग 50 वर्ष पूर्व कहा था, एबीसी की बात कही थी उन्होंने, अफगानिस्तान, बर्मा और सिलोन, कि अगर ये देश मैत्री के साथ, आपस में अच्छे संबंधों के साथ, प्रेम पूर्वक दोस्ताना संबंधों के साथ रहेंगे तो विश्व शांति की गारंटी है। तो आज विश्व शांति खतरे में है और हम इसको मामूली रूप से नहीं ले सकते। और मैं अंतिम बात में ये कहना चाहूंगा कि मैं उन विद्यार्थियों के लिए तो अवश्य, जो भारत में अफगानिस्तान के लड़के लड़कियां रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सार्क कंट्रीज की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या और अन्य विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, आज वो खतरे में है। तो आगाज दोस्ती ने, गांधी ग्लोबल फैमिली ने ये मुहिम चलाई है कि हम उनकी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि वो अपने आप को अकेला महसूस न करें। तो इसलिए आज की जो स्थिति है, ये बड़ी गंभीर स्थिति है और अमेरिका ने अफगानिस्तान को खुला छोड़ दिया है और जो विश्व परिदृश्य है सारा का सारा, वो आज मौन बैठा है, मूक दर्शक बनकर बैठा है। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है और ये अगर स्थिति संभाल सकता था तो भारत संभाल सकता था, उसमें वो नाकामयाब रहा है। जी, एक बात जो कह रहे थे राम मोहन जी, ध्यान रखिएगा धनंजय जी, कि कह रहे हैं कि भारत वह भूमिका नहीं अपनी निभा पाया जो कि उसको निभाना चाहिए था। भारत का इन्वेस्टमेंट है, हम सभी जानते हैं। दो बातें हैं जिस पर कि आपको बात रखनी चाहिए। एक तो ये कि जो तालिबान के नए शासक बनेंगे, उन्होंने ये कहा है कि भारत हमसे दोस्ताना संबंध रखेगा, हमारा भरोसा है। और दूसरी बात यह कि भारत सही रवैया क्या हो सकता था अफगानिस्तान के मामले में, वो क्या कर सकता था। और तीसरी बात कि कूटनीतिक दृष्टि से पाकिस्तान और भारत के संबंध अफगानिस्तान के ऐसे हालात के बीच क्या होंगे। इन तीनों बातों का जवाब जब मिले तो फिर आगे बढ़ा जाए और बातचीत को खात्मे की तरफ ले चले। जी, तीनों बहुत गंभीर प्रश्न आपने किए। पहला ये कि भारत से क्या स्थिति हो सकती थी, क्या हमें करना चाहिए था। भारत ने 2001 के बाद अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई कि हम अफगानिस्तान के अंदर नो बूट पॉलिसी रहेगी, हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे और हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज के अंदर समर्थन देंगे। और जो भी हम सेना भेजेंगे, जैसे हमारे कुछ जवान वहां पे हैं, वो अपने प्रोजेक्ट सुरक्षा के लिए हम रखेंगे, उसके अलावा उनका किसी ऑपरेशन के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। ये इसलिए भी था क्योंकि जो तमाम अंतरराष्ट्रीय ताकतें जो अफगानिस्तान के अंदर इन्वॉल्व थी, चाहे वो अमेरिका रहा हो या यूरोपियन देश रहे हो, उनका भी ये मानना था कि अफगानिस्तान कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच का एक युद्ध का या एक तरह का कोल्ड वॉर टाइप का वहां पर मामला ना बने। इसलिए भारत जो कर रहा है वही करे, आर्मी नहीं भेजे। आपको तमाम पिछले समय में पाकिस्तान ये भी बोलता रहा कि भारत वहां पे जासूसी कर रहा है, जलालाबाद में कॉन्सुलेट क्यों है, यहाँ पे इतने कॉन्सुलेट क्यों है। तो ये भी एक इंडिया के ऊपर प्रेशर था कि आप इससे बाहर रहे थोड़ा, लेकिन आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज में सपोर्ट करें। जो इंडिया ने किया, भरपूर तरीके से किया। रवि नितेश ने अभी तमाम सारे उसके बातें बताई कि क्या क्या हमारा सपोर्ट वहां पे रहा है। अब सवाल ये था कि भारत क्या यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट डिस्कोर्स अपना कर सकता था। मेरे ख्याल से, जो मेरा मानना है कि उसका स्कोप इंडिया के लिए बहुत कम था पिछले समय में। हाँ, लेकिन एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से, जो अब महत्वपूर्ण है, अब भारत का रोल अब क्या होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत का एक बड़ा गुडविल है अफगान जनता के बीच में, और उसका गुडविल का तमाम सारे कारण है। एक तो भारत की अपनी एक इमेज, दूसरा जो अभी रवि कह रहे थे और राजमोहन जी भी कह रहे थे कि भारतीयों का एटीट्यूड अफगान के प्रति,
और अब इतने सारे अफगान स्टूडेंट, जैसे अभी कहा कि हम किसी हद तक जाएंगे, उनको मदद करेंगे। तो ये जो तमाम चीजें हैं, एक इंडिया के प्रति एक उनका एक पॉजिटिव रवैया रहा है। अब सवाल ये है, और बहुत सारे हमारे छात्र छात्राएं वहां पर है, स्पेशली जो छात्राएं बहुत कंसर्न है कि क्या होगा, तालिबान रजीम आ गया, अपना हायर एजुकेशन कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं। उनकी ये उम्मीद है कि भारत उनको वहां से वापस लाएगा अफगानिस्तान के अंदर से, जैसे कि अभी दिल्ली IIT के अंदर वहां के जो निदेशक उन्होंने कहा कि हम अफगान स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल खोल रहे हैं। JNU अभी बोल रहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में भी बातचीत चल रही कि हम क्या करें। तो मेरे ख्याल से भारत का जो सबसे अहम भूमिका अभी होनी चाहिए कि जो भी डिस्ट्रिक्ट में, और मैं समर्थन करना चाहता हूँ फॉरेन मिनिस्ट्री के उस स्टेटमेंट का, जो पहले उन्होंने कहा कि हम माइनॉरिटीज को, वहां की माइनॉरिटीज को हम प्रायोरिटी देंगे, लेकिन फिर कहा कि जो भी आना चाहे हम उनके लिए गेट खोल रहे हैं, E-वीजा कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये भारत को बड़े पैमाने पे अफगानिस्तान के अंदर करना पड़ेगा कि जो भी डिस्ट्रेस में है, जिसको इंडिया आना है, हम उसके लिए चीजें खोल रहे हैं। एक तो ये सबसे महत्वपूर्ण होगा जो हमने किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो संबंध है, उसमें अफगानिस्तान में तालिबान के उभार का जो सीधा असर पड़ सकता है, वह क्या हो सकता है, अगर छोटे में आप बताएं। तो देखिए, अभी मेरे ख्याल से अगले 2 हफ्ते तक आप इस पे कोई बातचीत हम निर्णायक तौर पे नहीं कर सकते। अब देखिए, तालिबान का एक इतिहास रहा है और वो एंटी इंडिया रहा है। कंधार के बारे में सब जानते, जब हिंदुस्तान में एक एरोप्लेन लेकर के वहां चले गए थे, उससे पहले इंडिया एक ट्रैक टू बातचीत कर रहा था तालिबान के अंदर, लेकिन जब कंधार हुआ तो समझ में आया कि इससे बातचीत नहीं हो सकता, पाकिस्तानी एलिमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है। अभी ISI पूरी तरीके से बैकिंग से ही तालिबान खड़ा रहा है। रिपोर्ट ये भी है कि LET और तमाम सारे और भी संगठन इनके साथ है। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि तालिबान ने इस बार अप्रोच भी किया, उसने कहा है कि हम इंडिया के साथ एक संबंध बनाना चाहते हैं। कई सारे भारत के अंदर विशेषज्ञ है जो ये मानते हैं कि हमें तालिबान के साथ बातचीत भी करनी चाहिए, कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन क्या होगा, ये अगले 2 हफ्तों में क्लियर पिक्चर समझ आएगी, जब तालिबान अपनी सरकार को पूरी तरीके से बनाएगी, वो किस तरीके का रवैया अपना रही है, किस तरीके से रूल इंप्लीमेंट कर रही है, तब मेरे ख्याल से भारत के पास हमारे पास एक पिक्चर होगी जिसके तर्ज पे हम ये कह सकते हैं कि क्या भारत और तालिबान या अफगानिस्तान के साथ क्या संबंध होंगे। अभी जो हम सब बातचीत कर रहे हैं वो तालिबान का इतिहास देख के बातचीत कर रहे हैं, और वो इतिहास ये बताता है कि शायद ये भारत के लिए अच्छा ना हो तालिबान का आना। और बिल्कुल, किसी भी तरह का कट्टरपंथ जो है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। रवि, आप मैं खुद भी समझता हूँ कि तालिबान का अफगानिस्तान में आना भारत के लिए खतरे की घंटी है, और खास तौर से जो हालात हमने कश्मीर में बना कर रखे हैं, वहां पर भी उत्तेजना का वातावरण बनेगा। इसलिए भारत को निश्चित रूप से अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी। उस लिए भारत टोटली उसको फेल्योर रहा है। अच्छा रवि, आप लोग कह रहे थे कि आप लोगों की संस्थाएं अफगानिस्तान से आने वाले छात्रों की या यहाँ जो छात्र हैं उनकी मदद करेगी। हम ये जानना चाहेंगे, जो भी जानकारी आप लोगों ने गूगल या इसके जरिए जुटाई होगी, वो ये कि वहां जो भागने वाले लोग हैं, पूरा देश तो भाग नहीं रहा है, तो जो भागने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं जिनको तालिबानों से डर है और भाग रहे हैं? क्योंकि पूरा देश तो नहीं भाग रहा है, तो आखिर वो कौन लोग हैं, ये एक मोटे तौर पर बताएं। देखिए, भागने वाले लोग काफी हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा ठीक है, पूरा देश नहीं भाग रहा है, लेकिन ऐसे सभी लोग जो कह सकते हैं कि ज्यादा डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं, ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं, खासतौर से सिनेमा है, फिल्म है, म्यूजिक है, या अपने पढ़ाई लिखाई है, डिबेट है जी, उनके बीच में एक भय है। इसके अलावा मेरे एक दोस्त हैं फरीद अहमद नाम के, और वो लोकली एक गवर्नेंस फोरम को हेड करते हैं काबुल में। मेरी उनसे बात हुई आज, और वो आ तो नहीं सके आपके पोर्टल पर, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है उनकी तरफ से कहने के लिए कि वहाँ के युवा काफी चिंतित हैं इस बात को लेकर कि वहाँ के युवाओं को पता है कि अफगानिस्तान की पूरी इकोनॉमी जो है वो इंटरनेशनल एजेंसीज के थ्रू ही सपोर्टेड है, और ऐसे वक्त में जब तालिबान वहाँ पर काबिज हो रहा है तो बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज और ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो बंद किए जा रहे हैं और वो बाहर भाग रहे हैं वहां से। तो जब एजेंसीज बाहर भाग जाएंगी तो लोकल इकोनॉमी क्रैश होगी, जिसकी वजह से युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकार में पड़ेगा। तो इसको लेकर वहां पे लोग चिंतित हैं स्थानीय स्तर पर, और लोग अपने सुरक्षित भविष्य के लिए
किसी और देश की तरफ रुख करना चाह रहे हैं। साथ में बहुत सारे अफगानी विद्यार्थी हैं जो लॉकडाउन में अपने घरों को वापस गए थे, वो भी अभी वापस आ पाने के लिए उनको वीजा नहीं मिल पाया है, उनको भी आना है। कुछ यहाँ हैं, उनके परिवार वहां पर हैं, तो इस तरह की बड़ी एक कश्मकश वाली सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। ऐसे में भारत भविष्य का क्या रुख लेगा ये तो भारत सरकार पर निर्भर करता है, उसके कूटनीतिक निर्णय क्या होंगे, मानवीय मूल्य क्या होंगे, दोनों के बीच विरोधाभास भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं या उनके परिवार हैं या जो टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, काम करने वाले लोग हैं, भारतीय वहां पर और अफगान यहाँ पर, उनको हम सहयोग प्रदान करें, सरकारी स्तर पर भी, निजी स्तर पर भी, संस्थानिक स्तर पर भी। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जी, आप सबका बातचीत के लिए शुक्रिया। एक अच्छी बातचीत रही और हमने सार्थक बातचीत की। बातचीत में जो बातें उभर कर आई हैं, अगर मोटे तौर पर मैं 4-5 बातें कहूं तो ये कि एक तो हमारे विद्वानों का ये कहना है कि अमेरिका जो है वह भाग गया है वहां से, जो भी वजह रही है पिछले 20 सालों में उस देश को जिस स्थिति में छोड़ा है, वह स्थिति यह है कि कट्टरपंथ एकदम से बजबजा के ऊपर आ गया है और पूरा देश उस बजबजाहट से इस कदर तंग है कि हवाई जहाजों के सामने लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी के सामने भागते हैं। रही बात हमारे भारत की, तो भारत का जो रोल है वह इन्वेस्टमेंट है, यह पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे नागरिकों की सुरक्षा और बड़ी बात यह कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच कश्मीर का हमारा अपना राज्य और वहां कट्टरपंथ की स्थिति, यह सब चिंताजनक है, खासकर तब जबकि चीन हमारे मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में देश के भीतर एकता बनाए रखना और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी। आप सबका धन्यवाद, बातचीत के लिए शुक्रिया। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया, हम हैं जनता की मीडिया जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।